हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। सेकंड बुक का गाइस आपका सेकंड चैप्टर है नियोजित विकास, आप देख सकते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है गाइस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इस पार्ट का गाइस बता दूँ, सेकंड पार्ट का ये चैप्टर का गाइस सेकंड पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लाइन आ रही होगी गाइस आई बटन के, और नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। पहले आप वो देखिएगा, देन आप सेकंड पार्ट देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो गाइस सेकंड पार्ट के अंदर हम यार चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आप वो जान लीजिए। हम इसके अंदर मेनली गाइस बात करने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक जो इस चैप्टर में ऐड हुए हैं, एक नीति आयोग और दूसरा एनडीसी के बारे में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कैसे होती है, क्या इसके कार्य हैं, डिटेल में आपको बताऊंगा। और ये गाइस इंपॉर्टेंट है, वीडियो का अंत तक देखना, क्योंकि न्यू टॉपिक है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में, इसकी स्थापना कैसे हुई। ठीक है, और योजना को हमने समाप्त करके गए, इस नीति आयोग की स्थापना क्यों की डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा पहले आप ओवरव्यू जान लीजिए। आपको पता है कि जैसे ही भारत को आज़ादी मिली थी, भारत ने क्या करा था, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए नियोजन की नीति अपनाई थी। हमने क्या करा था, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, और हमने विकास करने के लिए बनाया था एक योजना आयोग, जो क्या करता था, भारत में 5-5 वर्षों के लिए क्या करता था, योजनाएं बनाता था, और हर क्षेत्र में क्या कर रहा था, विकास के लिए कार्य कर रहा था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हमने बनाई थी, आपको पता है 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, तो योजना के माध्यम से क्या कर रहा था, भारत अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो ऐसे गाइज उसमें ना कुछ कमियां आ गई थी, उसी को हम पढ़ेंगे, जिस वजह से क्या करना पड़ा गाइज, हमें योजना एक जो हमारे भारतीय आर्थिक विकास के लिए गाइज बनाया गया था, योजनाओं के निर्माण के लिए, उसको गाइज हमें समाप्त करना पड़ा, और उसके स्थान पर हमने बनाया अपना क्या, नीति आयोग। ठीक है, तो उसमें कुछ कमियां आ गई थी गाइज योजना आयोग के अंदर हमारी, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी जब इसके उद्देश्य कार्य बताऊंगा। तो उस कमी की वजह से गाइज हमने योजना आयोग को समाप्त कर दिया, और उसके स्थान पर हमने क्या बनाया, नीति आयोग बनाया। ठीक है, तो नीति आयोग क्या है गाइज, तो ये आप देख लीजिए। नीति आयोग को गाइस बोला जाता है इंग्लिश में, इसकी फुल फॉर्म पहले आपको मैं बता देता हूँ, दोनों इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों जगह से गाइस आपकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है गाइस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं सुना तो लिख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंग्लिश में बोला जाता है नीति आयोग को। हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग को बोला जाता है। तो हमने देख लिया कि योजना की समाप्ति के पश्चात क्या किया गया, दोबारा से भारत में एक आर्थिक नियोजन के लिए डिपार्टमेंट बनाया, जिसे हम क्या बोलते हैं, नीति आयोग बोलते हैं। और इसकी समाप्ति की घोषणा गाइस कब की गई थी योजना आयोग की, तो आपको पता होगा कि 15 अगस्त 2014 के दिन जो था गाइस, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे, उन्होंने योजना की कमियों को देखते हुए इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी थी। और उसी की समाप्ति की जस्ट बाद गाइस हमारा बना था 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो 1 जनवरी 2015 की इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की। लेकिन ये कार्य करने में जो था, अस्तित्व में कब आया था पूर्ण रूप से, तो 2017 से गाइस इसने अपने पूर्ण रूप से कार्य की शुरुआत करी थी। अब आप ये बोलोगे ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से और 17 तक चली थी, जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी, योजना आयोग के द्वारा बनाई गई। तो सिंपल सी बात है, योजना आयोग का जब कार्य खत्म हुआ था तो एक्चुअल रूप में 2017 से जो था कार्य के अस्तित्व में आया था। ठीक है, यहाँ से समझ ली फुल फॉर्म, स्थापना समझ ली, क्यों हुई वो भी देख लिया। अब बात कर लेते हैं सदस्य संरचना को लेकर, क्योंकि सदस्य संरचना से कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होंगे वो ध्यान से देखना आप। ठीक है, सदस्य संरचना सारी नहीं पूछेगा, लेकिन जहाँ से पूछेगा वहां से मैं आपको बता सकता हूँ। सदस्य संरचना देख लेते हैं, कितने मेंबर को लेकर ये बनता है। ठीक है, तो इसमें गाइस एक अध्यक्ष होते हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका क्या होता है गाइस, एक अध्यक्ष होता है जो कि कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो इसके अध्यक्ष कौन हो गए, नरेंद्र मोदी। एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है या कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष भी होता है, जो क्या होता है गाइस, पीएम द्वारा नियुक्त होता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो पीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसको चुनाव नहीं होता। ठीक है, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है गाइस, तो राजीव कुमार है। ये आपको नाम याद रखना है, राजीव कुमार कौन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे मैं नहीं बताऊंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मुझे आपको जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है, तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे वो आपको बताना है।
थर्ड होते हैं गाइज हमारे सीईओ, ठीक है, मुख्य कार्यकारी सचिव होते हैं ये सीईओ। ये है गाइज वर्तमान में अमिताभ कांत, ठीक है, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है। और पूर्णकालिक सदस्य होते हैं गाइज, इनकी जो सदस्य संख्या उसको लेकर गाइज मतभेद है। अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो वर्तमान में आपको 2 भी दिख रहे हैं और कहीं कहीं पे गाइज 3 भी बताए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी सदस्य संख्या आप याद रखो या मत रखो, क्योंकि यहाँ से गाइज क्वेश्चन वोश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे कि इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है पूर्णकालिक मेंबर, ठीक है। तो गाइज पूर्णकालिक मेंबर भी होते हैं, मतलब फुल टाइम मेंबर होते हैं, और एक पदेन सदस्य भी होते हैं। तो पदेन सदस्य कौन होते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकतम 4 सदस्य जो होते हैं उन्हें पदेन सदस्य कहा जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल आपको पता है, जैसे निर्मला सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये जो क्या है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, ठीक है। तो इनके गाइस अधिकतम 4 सदस्य जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये क्या है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, और आज वर्तमान में वो नीति आयोग के सदस्य भी हैं। चाहो तो आप गूगल से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और गवर्निंग काउंसिल के भी गाइस कुछ सदस्य होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में कौन आते हैं, तो सभी राज्य के सीएम, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के गाइस एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल, जो जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके उपराज्यपाल, और जितने भी राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, वो किसके मेंबर होते हैं, नीति आयोग के, और वो किस डिपार्टमेंट में होते हैं, तो वो गवर्निंग काउंसिल में होते हैं, ठीक है। कुछ गाइस विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, इनको भी गाइस पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये विभिन्न क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे मान के चलो कोई कृषि में बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, कोई उद्योगों में बहुत अच्छी नॉलेज रखता है कि उद्योग का विकास नहीं हो रहा तो कैसे होगा। तो इस तरीके गाइस कुछ एक्सपर्ट, विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट सदस्य होते हैं उनको किसका मेंबर बनाया जाता है, विशेष आमंत्रित सदस्यों का मेंबर बनाया जाता है। और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, पीएम के द्वारा होती है। तो दोबारा से एक बार सदस्य संरचना देख लीजिए। पहला होता है इसका अध्यक्ष, जो कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा होता है उपाध्यक्ष, वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार है। थर्ड होता है गाइस हमारा सीईओ, वर्तमान में कौन है, अमिताभ कांत है। और फिर होते हैं गाइस हमारे पूर्णकालिक सदस्य यानी कि फुल टाइम मेंबर। इसकी सदस्य संरचना को लेकर मतभेद है थोड़ा सा, ठीक है। पदेन सदस्य की बात करें तो पदेन सदस्य में गाइस कौन आते हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है हमारा, जो केंद्र लेवल पे योजनाएं बनाता है, उसके 4 मेंबर कौन होते हैं, इसके पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल में कौन से आते हैं गाइस, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और एलजी यानी कि सभी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल क्या होते हैं, इसके गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं, ठीक है। कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, और ये विभिन्न क्षेत्र में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस की सदस्य संरचना होती है, कॉम्पोजिशन बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है, तो हमारे आपको प्रधानमंत्री का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में राजीव कुमार है। प्रथम कौन थे वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ से गाइज एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्थापना को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फुल फॉर्म को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो हो गई सदस्य संरचना की बात। अब बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य की, इसकी स्थापना हमने क्यों की। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि योजना आयोग में ऐसी क्या कमियां थी जिस वजह से हमें नीति आयोग बनाना पड़ा। तो अब हम बात कर लेते हैं गाइज इसके नीति आयोग के उद्देश्य कार्य के बारे में। अब यहाँ से गाइस आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई थी। तो ध्यान से सुनिए। पहला इसका उद्देश्य गाइस ये है कि नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाना। नीतियों का क्रियान्वयन का मतलब है कि नीतियां जो भी बनाई जाएगी आर्थिक विकास के लिए, किस लिए बनाया गया, देश में आर्थिक विकास से संबंधित नीति बनाएगा। तो जो नीति बनाया जाए वो जल्द से जल्द बनाया जाए, उसके लिए जो है काफ़ी लंबे समय का टाइम ना लिया जाए। क्या है, नीतियां जल्दी जल्दी बनाई जाए ताकि देश का विकास जो है ज़्यादा तेजी से हो सके। तो यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि योजना आयोग जो था ना वो इतनी तेजी से भारत के आर्थिक विकास के लिए नीतियां नहीं बनाता था जितनी जल्दी में भारत को आवश्यकता थी, ठीक है, जितने टाइम में। तो इसी वजह से गाइस क्या हुआ, इस कमी को देखते हुए योजना को समाप्त कर दिया गया ताकि जो आर्थिक विकास की नीतियां वो जल्द से जल्द बन सके। दूसरा कारण क्या था गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है नीति आयोग की स्थापना का। अगर आप 1 नंबर में आते हैं कि नीति आयोग की स्थापना ही क्यों की गई 1 नंबर में, तो आप ये लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य गाइस योजना निर्माण में क्या है, राज्य सरकार का समन्वय बढ़ाना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने से पहले योजना आयोग पे चलो। तो योजना आयोग गाइस क्या करता था, जब भी नीतियां बनाता था आर्थिक विकास के लिए, मान के लिए शिक्षा को लेकर उसने कोई नीति बनाई, तो वो क्या करता था, राज्य से सलाह मशवरा कम लेता था,
बल्कि क्या होता था, योजना के मेंबर जो था अपनी मन मुताबिक जो था, जो भी उनको लगता था कि इस तरीके से देश में विकास होना चाहिए, ये कमी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो नीतियां बना देते थे। ऐसे में क्या होता था, जिस राज्य में एक्चुअल रूप में जो समस्या है ना वो रिजॉल्व नहीं होती थी, एक्चुअल रूप में जिसके लिए जिस चीज़ का विकास चाहिए होता था किसी राज्य को, वो नहीं मिल पाता था। उदाहरण के लिए केरल आपको पता है शिक्षा के मामले में बहुत आगे, तो योजना अग्नि मान के चलो उद्योगों को लेकर, शिक्षा को लेकर ही नीति बना दी विकास करने के लिए। अब क्या होगा कि वो नीति सभी राज्यों में लागू होगी, ठीक है। तो ऐसे में गाइस अगर वो नीति केरल में भी लागू होगी और केरल में ऑलरेडी प्रॉब्लम है उद्योगों का विकास करने की, तो केरल के लिए जो शिक्षा को लेकर नीति बनाई गई है, क्या वो उसके लिए यूजफुल होगी? आप ही बताओ, नहीं होगी ना, क्योंकि भाई ऑलरेडी केरल भारत के अंदर शिक्षा के मामले में नंबर 1 पे है। तो ऐसे में यही प्रॉब्लम आती थी कि राज्यों से सलाह नहीं ली जाती थी, क्योंकि राज्य से अगर सलाह नहीं लोगे तो उस राज्य की सरकार ही आपको बता पाएगी कि एक्चुअल समस्या क्या हो रहा है, हमें किस चीज़ की जरूरत है। केंद्र सरकार थोड़ी ना जानती है अच्छे से, क्योंकि इसलिए तो राज्यसभा बनती है कि राज्य की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो राज्यसभा के माध्यम से उस राज्य की सरकार सामने रख सके संसद में, ताकि उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करके उस समस्या का समाधान हो सके। इसलिए हमारा सेकंड सदन भी बना हुआ है, और भी चीज फैक्टर है उसके पीछे बनने के। तो यही गाइस एक कारण था कि राज्य सरकारों की भूमिकाएं कम थी योजना के निर्माण में, जिस वजह से हर राज्य को जिस चीज़ के लिए लाभ चाहिए होता था वो नहीं मिल पाता था। तो इसी को गाइस खत्म करने के लिए जो था हमने नीति आयोग की स्थापना की थी कि जब भी नीतियां बनाई जाएगी तो राज्य सरकार भी उसमें इन्वॉल्व होगी और केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व होंगी। तो इससे क्या होगा, हर राज्य को जो है अच्छे रूप से लाभ मिल पाएगा। तीसरा है गाइस, ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। ये तो पता ही नहीं थिंक टैंक के रूप में क्या होता है, मैं बता देता हूँ क्या होता है, सुन लीजिए। थिंक टैंक के रूप में कार्य करने का मतलब है, मान के चलो केरल राज्य है, कोई भी राज्य है, उसको मान के चलो शिक्षा के क्षेत्र में गाइस या उद्योग के क्षेत्र में मान के चलो उसको जो है अपनी वृद्धि करनी है, किसी क्षेत्र को कृषि के मामले में अपना उत्पादन को बढ़ाना है, कृषि व्यवस्था को अच्छी लेवल पे लेके जाना है। अब वो क्या है, राज्य जो असमर्थ है अपनी कृषि व्यवस्था के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसमें कृषि जहाँ अच्छी मात्रा में नहीं हो रही है, तो ऐसे में गाइस ये योजना नीति आयोग के मेंबर क्या करेंगे, जो भी एक्सपर्ट सदस्य होते हैं विभिन्न क्षेत्र के, उसके और भी मेंबर, वो क्या करेंगे, पहले विचार विमर्श करेंगे कि ऐसे क्या कारण है कि इस राज्य में कृषि उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो कारणों को देखेंगे और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम इस राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो एक तरीके का वो मॉडल सुनिश्चित करके देते हैं उस राज्य को या उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र को जिस चीज़ की विकास की जरूरत होती है और जिस वजह से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा होता है, तो एक मॉडल देते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो राज्य की सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ये है थिंक टैंक के रूप में कार्य का मतलब कि मतलब फुल चिंतन करते हैं ये, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे कैसे निजात पाई जाए और कैसे हम उससे जो है बाहर निकल सकते हैं और कैसे हम लाभान्वित हो सकते हैं जो हमें चाहिए चीज़ें। तो यही है गाइस थिंक टैंक के रूप में कार्य करने का मतलब, ठीक है। केंद्रीय नीतियों के स्थान पर क्षेत्रीय नीतियों को बढ़ावा देना, केंद्रीय नीतियों के स्थान पर क्षेत्रीय नीतियों को बढ़ावा देना। इस लाइन का मतलब क्या है कि योजना आयोग जो था क्या करता था, पहले केंद्र लेवल पे नीतियां बनाता था, मान के चलो ये केंद्र सरकार, ये केंद्र है, ठीक है, यानी भारत लेवल पे बनाता था। इससे क्या होता था, फिर वो राज्यों में जाती थी, ठीक है, राज्यों में जाती थी और राज्यों के जाने के बाद गाइस क्या होता था, वो ब्लॉक में जाती थी, ब्लॉक के जाने के बाद सॉरी जिले में जाती थी, ठीक है, जिले में जाने के बाद गाइस क्या होता था, वो ब्लॉक में, फिर ब्लॉक से गाइस क्या होता था, वो जाती थी आपके गाँव के लेवल पे। तो ऐसे क्या होता था गाइस, योजना आयोग जो था पहले केंद्र लेवल से नीतियां बनाना शुरू करता था, केंद्र से जाती थी जिलों में, जिले राज्यों में जाती थी, राज्य से जिले में, जिले से ब्लॉक में, फिर वहां से गांव में जाती थी। तो ऐसे में क्या होता था कि जब केंद्र लेवल पे नीतियां बनती थी तो कुछ राज्य जो होते थे वो उससे लाभान्वित हो जाते थे, लेकिन वो नीति का जो लाभ होता था वो हर जिले तक, हर गांव तक प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाता था। तो ऐसे में क्या होता था कि कुछ गांव या ब्लॉक या जिले जो होता था उस नीतियों से लाभान्वित होने में वंचित रह जाते थे, ठीक है, एक्चुअल रूप में कुछ गांवों का विकास हो ही नहीं पाता था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जब केंद्र लेवल से नीतियाँ शुरू करी जाती तो राज्य लेवल तक उसका, ग्राम लेवल तक उसका विकास नहीं पहुँच पाता था। तो इसी सिस्टम को खत्म करना था, हम चाहते थे, सरकार चाहती थी कि गाँव का भी जो है एक्चुअल रूप में विकास हो जैसा राज्य का हो रहा है, क्योंकि गाँव क्या है, उस राज्य का हिस्सा है। तो इसी वजह से जो था गाइस, हमने जो था नीति आयोग की स्थापना की कि केंद्र लेवल के स्थान पर हम नीतियों का निर्माण कैसे करें, क्षेत्र लेवल से करें, यानी कि गांव लेवल से, क्षेत्र लेवल से हम शुरू करें और फिर हम उसको ऊपर की तरफ लेके जाएं, क्योंकि गांवों का विकास होगा तो ऊपर का विकास अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो मेन थीम गाइस नीति आयोग की यही है कि बॉटम टू अप्रोच। बॉटम टू अप्रोच क्या है, इसकी एक थीम है, इसका एक उद्देश्य है कि विकास जो हम करेंगे बॉटम टू अप्रोच नीति के माध्यम से करेंगे, यानी कि क्षेत्र लेवल से केंद्र लेवल की तरफ जाएंगे। जबकि योजना का गाइस मेन
उद्देश्य क्या था विकास करने का, तो वो थी उसकी गाइस नीति टॉप बॉटम अप्रोच, यानी कि केंद्र से नीचे आएंगे। उससे क्या होता था कि कुछ गांव और राज्य जो होता था उस नीति से लाभान्वित नहीं हो पाते थे। ये थी गाइस एक्चुअल रूप में प्रॉब्लम, जिस वजह से जो था हमने क्या करा, योजना को समाप्त कर दिया और नीति आयोग की क्या कर दी हमने स्थापना कर दी। पहला, नीतियां जो थी तेजी से बन सके, आर्थिक विकास जल्दी हो सके, इसलिए राज्य सरकार की जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए नीतियों के निर्माण में, क्योंकि एक राज्य ही अपनी समस्या को अच्छे ढंग से बता सकता है। दूसरा कि जो नीतियाँ केंद्र लेवल से बनती थी वो राज्य लेवल से बननी, गांव लेवल से बननी शुरू होकर केंद्र लेवल पर जाए, तो इससे क्या होगा, हर क्षेत्र जो है भारत का हर हिस्सा जो है विकास से लाभान्वित हो पाएगा। तो इन्हीं तमाम कारणों की वजह से जो था हमने योजना को समाप्त करा था और नीति आयोग की जो थी हमने स्थापना की थी। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं मैंने आपको बता दिए, यहाँ से डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के उद्देश्य या कार्यों का वर्णन करें, या क्वेश्चन घुमा सकता है आपसे, ये पूछ सकता है कि नीति आयोग की स्थापना करने के मुख्य कारण क्या थे। तो आपको इन्हीं में से अगर चेंजेस करके आप लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे केंद्र जब भी योजनाएं बनाई जाती थी तो राज्यों की भूमिका नहीं होती थी उसमें, जिससे क्या होता था, हर राज्य लाभान्वित नहीं हो पाता था। नीतियाँ जो होती थी केंद्र लेवल से क्षेत्रीय लेवल पर जाती थी, जिससे कुछ राज्य जो होते थे, राज्यों के जो क्षेत्र होते थे वो लाभान्वित नहीं हो पाते थे। और नीतियां जो होती थी जितनी जल्दी मात्रा में चलाई जाने की आवश्यकता होती थी उतनी जल्दी वो नहीं चलाई जाती थी। ठीक है, तो ये कुछ सारी समस्याएं थी जिस वजह से क्या था, हमने योजना को समाप्त करके नीति आयोग की क्या करी थी, स्थापना करी थी। आई बिलीव यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। जहाँ से मैंने कमेंट के लिए क्वेश्चन पूछा तो आपको बताना है उपाध्यक्ष कौन है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, भाई सारा दिमाग लगा के आपको बता दे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक नंबर के बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप याद रखना। बात कर लेते हैं एनडीसी के बारे में। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने एनडीसी के बारे में, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है। सबसे पहले आप इसकी मीनिंग समझिए, ठीक है, इसको फुल फॉर्म क्या होती है, सॉरी एनडीसी की इंग्लिश में और हिंदी में क्या होती है, देन इसकी स्थापना, फिर इसकी स्थापना क्यों की गई थी, उसके मुख्य कार्य क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइस एनडीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, तो आपको याद रखना है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किसकी फुल फॉर्म होती है, एनडीसी की होती है। और इसे हिंदी में बोला जाता है गाइस राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन रखना। अब बात कर लेते हैं एनडीसी की स्थापना कब की गई थी। तो एनडीसी की जो स्थापना थी गाइस 1952 में की गई थी, आपको डेट याद रखनी है, 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो इसकी स्थापना का मेन रीजन यही था कि जो योजनाएं बनाता था जिसमें राज्यों की सलाह मशवरा नहीं ली जाती थी, राज्यों को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए जब भी योजनाएं बनाई जा रही है, क्योंकि एक राज्य की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस राज्य की सरकार ही अच्छे से बता सकती है कि इस राज्य में किस चीज की कमी और किस के लिए जो आपको नीतियां बनानी है। तो राज्य की जो भूमिका है इस योजनाओं के निर्माण में बढ़ सके, यही मेन रीजन था एनडीसी की स्थापना करने का। और भी हम देख लेंगे क्या क्या है, तो मेन रीजन तो यही था इसकी स्थापना होने का कि जो भी योजनाएं बनाई जाती है उसमें राज्य की इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सदस्य संरचना की। तो इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, किसको मिलाकर एनडीसी बनता है। तो इसके गाइस एक अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग की तरह, ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं। सेम चीजें होगी कि नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, एनडीसी के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी, आपको याद रखना है। सभी राज्य के गाइस जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। सभी राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी प्रशासक होते हैं वो किसके, एनडीसी के मेंबर होते हैं। योजना आयोग के गाइस सभी सदस्य, योजना आयोग के सभी सदस्य, हालांकि अब तो समाप्त हो चुका है तो नीति आयोग आ जाएगा, उसके जो जितने भी सदस्य होते हैं नीति आयोग के वो क्या होते हैं, एनडीसी के मेंबर होते हैं। और कैबिनेट मंत्रालय के मंत्री जो होते हैं गाइस इसके मेंबर होते हैं। दोबारा से एक बार देख लीजिए, इसका एक अध्यक्ष होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके मेंबर होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके मेंबर होते हैं, योजना आयोग के यानी कि नीति आयोग के मेंबर इसके सदस्य होते हैं, और मंत्री जो कैबिनेट मंत्रालय हमारा उसके जो मेंबर होते हैं मंत्री वो इसके मेंबर होते हैं। तो इतने सदस्यों को मिलाकर हमारा बनता है जी एनडीसी बन जाता है। अब मैंने एक रीजन तो आपको बता दिया कि राज्य की इन्वॉल्वमेंट बढ़ सके इसलिए एनडीसी की स्थापना की गई। और भी उद्देश्य देख लीजिए क्या उद्देश्य था कि विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों की भूमिका बढ़ सके, पहला तो यही था। दूसरा था कि देश के सभी भागों का संतुलित एवं तीव्र गति से विकास सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए भी जो था एनडीसी की स्थापना की गई थी कि मतलब देश के सभी भागों का विकास हो। जैसे योजना एक में एक प्रॉब्लम आती थी ना कि वो केंद्र लेवल से शुरू करता था, छोटे छोटे राज्यों गाँव में क्या होता था, विकास का लाभ नहीं मिल पाता था। तो ऐसे में गाइस देश के हर हिस्से को जो है विकास का लाभ मिल सके और बराबर रूप से मिले, ऐसा नहीं कि कुछ क्षेत्र को ज़्यादा मिल गया कुछ को कम मिल गया, ऐसी कंडीशन हमारे देश में बन सके विकास को लेकर जब भी हम विकास की नीतियाँ चलाएं। तो इस वजह से जो था एनडीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये मेन इसके उद्देश्य थे दो,
आपको याद रखने अगर उद्देश्य पूछता तो इस तरीके से आप लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य कार्य क्या है एनडीसी के, भाई इसे बनाया क्यों गया, क्या ये कार्य करता है। ठीक है, तो गाइस योजना द्वारा क्रियान्वित नीतियों का अनुमोदन देना, योजना आयोग द्वारा, ठीक है, यहाँ पे आपको आयोग लिख देना है कि योजना आयोग द्वारा क्रियान्वित, यानी कि जो नीतियां बन चुकी है उनको अनुमोदन देना। अनुमोदन देने का मतलब है फाइनल अप्रूवल देना। मान के चलो योजना आयोग ने उद्योगों से संबंधित नीतियां बनाई तो उसकी फाइनल अप्रूवल जो मिलेगा, फाइनल स्वीकृति जो मिलेगी किसके द्वारा मिलेगी, एनडीसी के द्वारा मिलेगी। तो ये इसका मुख्य कार्य था स्टार्टिंग में जब ये बना था 1952 में, कि योजना आयोग जो भी नीति बनाता था उसकी जांच पड़ताल करके उसको अनुमति देता था कि हाँ सब कुछ ठीक है, आप इससे भी क्या है देश में लागू कर सकते हो। ठीक है, और राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण में गाइस योजनाएं तैयार करना, मतलब देश के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएगी, जैसे मान के चलो शिक्षा को लेकर हम योजना बना रहे हैं, शिक्षा का विकास करना है, तो उसके लिए कैसे प्लानिंग की जाए, कैसे प्लानिंग की जाए, ये काम जो है किसका, हमारा एनडीसी का है। ठीक है, तो योजनाओं के निर्माण में योजनाएं बनाना। ठीक है, थर्ड है गाइस हमारा योजना के संचालन हेतु आवश्यक संसाधन जुटाना। कीवर्ड है आवश्यक संसाधन जुटाना, मतलब अगर मान के चलो मैं शिक्षा का विकास करना है तो उसके लिए भाई कौन कौन से चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ऐसे क्या क्या चीज़ें हम डालें इस नीति के अंदर कि शिक्षा का जो है विकास देश में हो जाए। तो संसाधन जो जुटाए जाएंगे वो किसके द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे, एनडीसी के द्वारा, कि कौन कौन से संसाधन लगेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, और योजनाओं के कार्यों की गाइस समय समय पर समीक्षा करना, कि जो भी योजनाओं का जो काम चल रहा है, जो भी किसी क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बन रही है, क्या एक्चुअल रूप में बन पाई है, नहीं बन पाई है, कोई कमी तो नहीं है, इन सारी चीज़ों की समीक्षा करना किसका काम होता है, एनडीसी का काम होता है। तो समझ गए कि स्टार्टिंग में जो था, जो भी योजना एक नीतियां बनाता था उसको फाइनल अप्रूवल देता था, और जो भी योजनाएं बनाई जानी है देश के राष्ट्रीय विकास के लिए उसके लिए किस तरीके से प्लानिंग की जाए, ये इसका काम होता था। ठीक है, और योजना के संसाधन, योजनाओं के संचालन हेतु कौन कौन से रिसोर्स हम यूज करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, बताना, और समय समय पर योजनाओं की परख करना, समीक्षा करना। ठीक है, तो ये है इसके मुख्य कार्य। अब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया, फुल फॉर्म से लेकर इसकी बन सकते हैं, स्थापना से लेकर बन सकते हैं, अध्यक्ष को लेकर पूछे जा सकते हैं। हालांकि इन सारों को लेकर तो नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी याद रख लेना अगर पूछा जाता भी है तो। और मेन उद्देश्य क्या थे जिस वजह से बना, तो ये दो आपके उद्देश्य थे। तो एनडीसी का यही था। अब वर्तमान में आपको मैं इसकी कंडीशन थोड़ी सी बता देता हूँ। तो इसका गाइस महत्व क्यों कम होता जा रहा है, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। तो गाइस आपको मैंने बताया कि नीति आयोग के जो मेंबर होते हैं वो एनडीसी के ही मेंबर होते हैं। ये एक तो कारण है गाइस कि अधिकांश जो नीति आयोग के मेंबर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, और दूसरा गाइस कारण ये है कि जो एनडीसी के कार्य हैं लगभग नीति आयोग के समान ही इसके कार्य हैं। तो दो संगठन एक ही कार्य के लिए बनाए जाए ये भी उचित नहीं है देश के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से गाइस क्या है कि अधिकांश जो नीति आयोग के मेंबर है वो इसके मेंबर, और लगभग जो समान कार्य हैं एनडीसी के वो नीति आयोग के समान ही है। तो इसी वजह से गाइस क्या हो रहा है कि इसका महत्व जो है कम हो चुका है, और सरकार भी अब इसकी मीटिंग में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है। इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी गाइस 56th मीटिंग हुई थी आपकी 2012 में हुई थी। ठीक है, अक्टूबर में हुई थी ये 2012 के अंदर, और 2012 से ले लो आप 2021 आ चुका है, लगभग 8-9 साल हो चुके हैं, 9वां साल चल रहा है आपका, ये 9 साल होने वाले हैं गाइस, इसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हो यही तमाम कारण है कि अधिकांश मेंबर नीति आयोग के इसके मेंबर, लगभग जो इसके कार्य हैं वो समान है नीति आयोग के। इसी वजह से सरकार इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है, और सरकार के द्वारा विचार भी किया गया था, करंट का मुद्दा बता रहा हूँ, कि एनडीसी को जो है हम समाप्त कर देंगे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से फाइनल अप्रूवल नहीं आया कि इसकी समाप्ति हमें करनी है। जब आएगा तो आपको न्यूज़ पे भी सुनने को मिल जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि इसकी कोई मीटिंग अब नहीं होती है, समाप्त होने की कगार पर है। जब अब ये समाप्त हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं न्यू टॉपिक से बता दिए, किस तरीके से बनते हैं वो भी बता दिए। बाकी अगर आप अपनी बुकें खंगालोगे तो आपको अच्छे से और क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये चैप्टर गाइस आपका खत्म हो चुका है। यहाँ से कोई भी आपको डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी और ये चीज़ बताना मत भूलना, और जो क्वेश्चन पूछा ना फिर बता रहा हूँ, उपाध्यक्ष आपको बताने नीति आयोग के प्रथम कौन थे वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।